नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाया, लेकिन बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया, जिसके चलते विवाद से जुड़ा फैसला किसी मुकम्मल नतीजे तक नहीं पहुंच पाया। हिजाब को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन दोनों जजों का फैसला अलग अलग है। इस फैसले में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ की अलग अलग राय सामने आई है। सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। दो जजेस का भी अभी डिसीजन आया है, तो 2 से ज्यादा का बेंच, चाहे 3 हो या 5 हो, चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो ऑर्डर लिया जाएगा चीफ जस्टिस द्वारा कि वो ये अब मैटर किस बेंच के सामने लगाया जाएगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के हवाले कर दिया गया है, यानी अब आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी। ये बेंच 3 जजों की होगी या 5 जजों की, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करेंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि गुरुवार को दिए गए फैसले में दोनों जजों ने दलीलें क्या दी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने फैसले में कहा कि लड़कियों को स्कूल के एंट्री गेट पर हिजाब को हटाने के लिए कहना उनकी गोपनीयता और गरिमा पर हमला है, साथ ही उन्हें धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से दूर करना है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी के 75 साल बाद राज्य सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध क्यों लगाया, ये दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं पेश किया गया। ने अपनी राय दी है। एक ने, जस्टिस गुप्ता ने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने कि किस बिना पर अपील से डिसमिस करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह है कि वो तो उनका जजमेंट पढ़ के हमको पता चलेगा। क्या सवाल उठते हैं, क्या संवैधानिक सवाल उठते हैं, ये उन्होंने हमको बताया। वो संवैधानिक प्रश्न 11 उन्होंने हमको पढ़ के सुनाए। जैसे धूलिया ने कहा कि उनके ख्याल से ये जो सवाल था वो धर्म और धर्म के लिए क्या एसेंशियल है उसका नहीं था। ये सवाल जो था वो शिक्षा के अधिकार का था। ये सवाल था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। ये सवाल था धर्म के अधिकार का। दूसरे जज जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि इससे पहले के विद्यार्थी कॉलेजों में उच्च शिक्षा के लिए जाए, उसे अपनी धार्मिक पहचान के साथ नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के दायरे में आना चाहिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आदेश में कहा, धर्म एक निजी मामला है, राज्य द्वारा संचालित धर्मनिरपेक्ष स्कूलों में इसका कोई अर्थ नहीं कि ये जो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट है, इसका कोई प्रभाव हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं बने पड़ेगा और हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा तब तक जब तक कि जो नई बेंच बनेगी उसका जो फैसला होगा उस फैसले तक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसी फैसले से प्रभावित होगा हाईकोर्ट का फैसला। आपको बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को उडुपी में गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की मुस्लिम छात्राओं के क्लास के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। हिजाब के लिए बैन कोई भी नहीं डिमांड कर रहा है। डिमांड उठ रही है कि महिलाओं को अपनी स्वेच्छा से तय करने का अधिकार होना चाहिए। उनको हिजाब पहनना है, हिजाब नहीं पहनना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह के नहीं पहनने, स्वेच्छा से अपना फैसला लेना, इस पर पूरी दुनिया में एक मत तैयार हो रहा है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सेहतमंद प्रैक्टिस बताया है। इनका कहना है कि दोनों जजों ने अपनी अपनी बात रखी, हिजाब के पक्ष में और हिजाब के विरोध में दोनों की ही दलीलें एक्सेप्ट की गई। ये एक हेल्दी स्टेप है। जैसे अयोध्या वर्डिक्ट आया, उसमें 5 जजों की बेंच होने के बावजूद उसमें कोई डिसेंट नहीं था। तो उस नजरिए से अगर देखें तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि जजेस ने इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोनों ही पक्ष अपने अपने नजरिए से देख रहा है। किसी को इसमें जीत का पहला कदम दिखाई दे रहा है, तो कोई फैसले को अपने पक्ष में बता रहा है। लेकिन अब फिर से फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। अब बड़ी बेंच में नए सिरे से सुनवाई होगी, बहस होगी, दलीलें दी जाएंगी
उसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत की बड़ी बेंच किसी नतीजे पर पहुंचेगी। दुनिया को एक बार फिर कोरोना का खौफ सताने लगा है। इसकी वजह है कोरोना के 2 नए सब वेरिएंट। चीन के शंघाई और इसके आसपास के दूसरे इलाकों में 2 नए सब वेरिएंट पाए गए हैं, जिसकी वजह से यहां तेजी से केसेस बढ़ने लगे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कई इलाकों में लॉकडाउन भी लगाना पड़ रहा है, स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। कोरोना ने चीन में फिर दी दस्तक। 2 नए सब वेरिएंट ने बढ़ाया खौफ। चीन के कई इलाकों में लॉकडाउन। शंघाई के कई इलाकों में स्कूल बंद। लोग फिर घरों में रहने को मजबूर। जिस खौफ के साए से दुनिया अभी पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है, चीन में वो खौफनाक कोरोना फिर से पैर पसारने लगा है। धीरे धीरे चीन में कोरोना का कहर फिर छाने लगा है। यहां शंघाई और इसके आसपास के दूसरे इलाकों में 2 नए सब वेरिएंट की वजह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कई इलाकों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। इस वक्त चीन में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट सामने आए हैं, BF.7 और BF.5.1.7। इन 2 सब वेरिएंट की वजह से ही चीन में अचानक से कोरोना के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 10 अक्टूबर को चीन में कोरोना के 2089 केस दर्ज किए गए थे। यह अगस्त के बाद से दर्ज किया गया सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन के ही शेनझेन शहर में BF.7 की वजह से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मामले 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। हालात को देखते हुए जो भी लोग अब शेनझेन आएंगे, उनके 3 दिन के भीतर 3 अलग अलग टेस्ट किए जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि संक्रमित लोगों की पहचान करने में कोई चूक न रहे, क्योंकि शेनझेन में हालात इतने चिंताजनक हैं कि अधिकारी आनन फानन में स्कूल बंद कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट वाली जगहों पर ताला लगा रहे हैं। हालांकि कोरोना पर पैनी नजर रखने वाले जानकार बताते हैं कि ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की वजह से कोरोना की नई लहरें कई जगह देखने को मिल रही हैं। यूके और जर्मनी में भी इस वजह से मामले बढ़ने लगे हैं। इन वेरिएंट को लेकर जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक ये इम्यूनिटी को चकमा दे सकते हैं, तेजी से पैर पसार सकते हैं, लेकिन अभी तक ये संकेत नहीं मिले हैं कि इस सब वेरिएंट की वजह से ज्यादा गंभीर लक्षण देखने को मिलेंगे। जीरो कोविड पॉलिसी अपनाने वाला चीन लंबे वक्त से कोविड के गिरफ्त में है। कोरोना ने किस कदर चीन को डरा रखा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों हुई शंघाई समिट से पहले 2 साल तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने देश से ही बाहर नहीं निकले थे। चीन का औद्योगिक नगर शंघाई कई महीनों से लगातार कोरोना का दंश झेल रहा है। बीच में कोरोना के मामले जरूर कम हो गए थे, लेकिन अब एक बार फिर तेजी से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और चीन में पैर पसारता कोरोना दुनिया को भी फिर से डरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिस देश में संविधान और कानून का राज हो, जहां थाना, पुलिस और कोर्ट कचहरी हो, वहां कोई जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों को हथियारों के साथ इस बात की शपथ दिलाए कि ना अत्याचार करेंगे, ना अत्याचार सहेंगे, तो इसे आप क्या समझेंगे, क्या कहेंगे? बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी ने कुछ ऐसा ही किया। देखिए। हमें
अत्याचार सेना नहीं है, देखना है। हमें कम खाते हैं कि किसी पर अत्याचार करेंगे, हमें सिखाते हैं कि किसी पर अत्याचार होगा तो हम उसका मुकाबला। ये शपथ भी हैरान करने वाली है और शस्त्रों की ये प्रदर्शनी भी परेशान करने वाली है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में यूं शक्ति प्रदर्शन की न कानूनी दायरे में जगह है, न समाज इसकी इजाजत देता है। लेकिन यहाँ तो एक दो नहीं, सैकड़ों लोग हाथों में बंदूक लिए खुलेआम कानून को आंखें दिखा रहे हैं। इस खुले मैदान में जहां तक नजरें उठाएंगे बंदूक लहराते नौजवान ही नजर आएंगे और मंच पर मौजूद शख्स खुद को इनका सिपहसालार समझ बैठा है, जो इनको बंदूक की नोक पर लड़ने की शपथ दिला रहा है। हमें अत्याचार नहीं करना है, अत्याचार सेना नहीं है, देखना है। हमें कम खाते हैं कि किसी पर अत्याचार करेंगे, हमें सिखाते हैं कि किसी पर अत्याचार होगा तो हम उसका मुकाबला। पहचान नहीं पा रहे हैं तो इनका तारुफ करा देते हैं। नाम है प्रीतम लोधी, पहचान है बीजेपी से निष्कासित नेता और दागदार इतिहास है ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का। इसी सजा के तौर पर बीजेपी ने इन्हें अपने कुनबे से बाहर किया था। लेकिन कहते हैं ना कि बिगड़ैल और बेलगाम लोग कभी सुधरते नहीं। ये अपनी करतूतों से प्रीतम लोधी ने भी साबित कर दिया है। इस तरह शक्ति प्रदर्शन कर शायद ये अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, लेकिन कानून की ताकत के अंदाजे से बेखबर है। कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए, ये कानून अपना काम करे। नहीं, लेकिन ये कहाँ तक सही है? केवल इतना बताओ। कानून काम अपना करेगा। बंदूक लेना ना कहाँ तक ठीक है? कानून लेना ना, क्या आप बात करोगे इस मामले में? कानून अपना काम करेगा। दरअसल ग्वालियर के जलालपुरा में ओबीसी महासभा के तत्वाधान में SC ST ओबीसी भाईचारे के बैनर तले दशहरा मिलन समारोह और शस्त्र पूजन का आयोजन हुआ था। और इसी आयोजन में प्रीतम लोधी के समर्थक हाथों में बंदूकें और तलवार लेकर मैदान में उतर आए। लेकिन जलालपुरा की ये तस्वीरें जब ग्वालियर के प्रशासनिक गलियारों तक पहुंची तो इनकी हेंकड़ी निकालने की तैयारी शुरू हो गई। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने संज्ञान लिया और प्रीतम लोधी के कहने पर हथियार के प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन शुरू हुआ। सभी के लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश जारी हुआ। अब वीडियो के आधार पर इनकी पहचान भी की जा रही है और एसपी के रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की गाज गिरेगी, क्योंकि कोई किसी पर अत्याचार न करे, किसी को अत्याचार सहना न पड़े। इसके लिए देश का कानून है, पुलिस है, कोर्ट है, प्रशासन है, सरकार है। फिर प्रीतम लोधी की क्या दरकार है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता गंवाने का गम अभी भूल नहीं पाए। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक सभी बागियों को भर भर कर कोसते हैं और टारगेट वाले किरदारों में सिंधिया ना हो तो शगल पूरा नहीं होता। इस बार कांग्रेस विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बागियों के हवाले से ही किया है ऐसा कि विधायकों को दल बदल करने के लिए जितने रुपए देने का वादा हुआ उतने नहीं मिले। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखें। एमपी में सिंधिया समर्थक विधायकों की बगावत से कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। जख्म कितना गहरा है इसका अंदाजा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बयानी से लगाया जा सकता है। गोविंद सिंह दावा करते हैं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए करीब 4 विधायक उनके संपर्क में हैं, जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। लपेटे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लेते हैं गोविंद सिंह। बकौल गोविंद सिंह, विधायक कहते हैं जो वादा किया वो निभाया नहीं। जो कांग्रेस से भागे हैं, कांग्रेस की पीठ में छुरा मारकर, वो लोग भी कई ऐसे हमें मिलते हैं। हमें 3-4 विधायकों ने अभी पिछले सप्ताह भी, नाम तो नहीं लेंगे,
चर्चा की कि साहब हमें वापस बुला लो, हमसे गलती हो गई। एक विधायक जो सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हमने पूछा तुम्हें कितने मिले थे, कितने पैसे? बोले साहब हमें 18 करोड़ मिले थे, बाकी के सिंधिया जी ने कहा था दे देंगे, अब दे ही नहीं रहे। नाम नहीं बता सकते थे तो ये 4 विधायक मंत्री हैं या नहीं, इतना तो बता ही देते। वैसे गोविंद सिंह अपनी बात के आखिर में ये जरूर जोड़ गए कि कांग्रेस में इन गद्दारों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। संपर्क में, लेकिन हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हम ऐसे लोगों को जो उन्होंने पीठ में छुरा मारा, उनको दोबारा कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। हमारा तो सीधा कहना है, हमें एक वफादार कार्यकर्ता चाहिए, 100 गद्दार हमें जरूरत नहीं है गद्दार। खैर, बीजेपी की ओर से जवाब सिंधिया समर्थक विधायक और मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव का आया। बृजेंद्र सिंह यादव कहते हैं कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने सिंधिया जी का अपमान किया। कांग्रेस वाले तय नहीं कर पा रहे कितने रुपयों का आरोप लगाना है। कहीं का नेता बोलता है 35, कहीं का 50, कहीं का 100 करोड़, कोई कहता है मंत्री खा गए, कोई कहता है विधायकों ने ली, कोई कहता है सिंधिया जी। क्या क्या कांग्रेस के पास मुद्दा तो बचा नहीं है। ये मुद्दा उन्होंने उपचुनाव में भी काफी उठाया था, खूब जोर जोर से चल रहा थे, लेकिन उसका जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि सत्य होता है, सच्चाई जनता सब जानती है। जब सब पता है कांग्रेसियों को आपने सिंधिया जी का मान सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया, उनकी बात नहीं रखी, तो परिणाम तो आना ही था। हालांकि इससे पहले पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ग्वालियर मेयर सीट का जिक्र करते हुए कांग्रेस छोड़ने वालों को पनौती बता चुके हैं। निशाने पर सिंधिया थे, लेकिन वाकई कांग्रेस में इन बागियों की कोई गुंजाइश नहीं है, तो बार बार याद क्यों आ जाती है इनकी? वक्त बेवक्त विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदने का आरोप भी लगाती है, लेकिन हर बार कीमत अलग बताती है कांग्रेस। कहीं ये वो दर्द तो नहीं कि इसके बगैर रहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, कि जख्म अभी भरे नहीं। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हेयर स्टाइल पर सीहोर के एक निजी स्कूल का रूल छात्रों को रुला रहा है। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों को स्कूल आने से मना कर दिया। जरा सी हेयर स्टाइल क्या बदली, स्कूल ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हां, हेयर स्टाइल पर स्कूल का रूल सीहोर में एक छात्र को रुला रहा है। मामला एक निजी स्कूल विद्या भारती का है। स्कूल में नियम है कि सभी छात्रों के बाल का स्टाइल एक जैसा होगा। दरअसल इस स्कूल में स्टाइलिश बालों पर मनाही है। नियम के पीछे स्कूल संस्कारों का तर्क देता है, लेकिन अपने अनोखे नियम पर अडिग स्कूल ने एक छात्र को इतना परेशान कर दिया कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। दरअसल 9वीं कक्षा के इस छात्र ने बालों को थोड़ा नए स्टाइल में कटा लिया, लेकिन स्कूल जाने के बाद इसे क्लास में बैठने से रोक दिया गया। मैंने 5-6 दिन पहले कटिंग करवाई थी, तो इसके कारण उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि और बारीक करवा के आओ। तो मैं फिर वापस गया और बारीक करवा के आया, तो इसके बावजूद भी ऐसे बोले कि टकली करवा के आओ पूरी। कौन से स्कूल का मामला है? नवीन विद्या भारती। वो किसने बोला वहाँ पे ये सब? अजय मिश्रा सर। उन्होंने बोला आप कटिंग? हाँ, कटिंग बनवाने का उन्होंने बोला कि तो आज स्कूल से भगा दिया? आज कल भी स्कूल से भगाया और आज भी स्कूल से भगाया। मेरा बच्चा यही नवीन विद्या भारती में पढ़ता है। इसका फोन आया सुबह के टाइम 8:30-9 बजे करीब कि ना सर ने मुझे स्कूल से भगा दिया। तो मैंने बोला, मैंने कहा क्यों? तो वो कटिंग के बोल रहे थे, तो मैंने कटिंग करवा ले। तो कटिंग में कल करवाया आया और मेरी मतलब इसके बाद ही भगा दिया। तो मैंने मैडम से सर से फ़ोन लगाया, सर के पास। सर कहने लगे कि ना, तो वो मैडम ने फ़ोन उठाया और मैंने मैडम से बोला, मैंने कहा मैडम मैं देख लूँगा, अभी मुझे सोयाबीन कटवाना है और मैं 1-2 दिन में आऊँगा, अभी आप बच्चे को बिठा लो। तो नहीं, वो जब तक कटिंग नहीं होगी तब तक वो बच्चे को नहीं बिठाएंगे हम। फिर मैं आज आया। आज आने के बाद मैंने सर से, मिश्रा जी से बात भी की। मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा बढ़िया कटिंग है इसकी और इसको बिठा लो। तब नहीं, वो मैं आपके पीछे नियम चेंज नहीं कर सकता स्कूल का, और इसका जब तक बिल्कुल गंजी नहीं होगी तब तक मैं इसको बिठाऊंगा नहीं। छात्र ने स्कूल के कहने पर बालों को फिर से कटवाया, लेकिन अब स्कूल का दबाव है कि पूरे बाल मुंडवा लो तभी एंट्री मिलेगी। स्कूल के इस फरमान के खिलाफ छात्र के पिता ने प्रिंसिपल से मुलाकात तक की, लेकिन स्कूल अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। भगाया नहीं गया है, ये अभी नहीं, कई समय से पिछले 3-4 सालों से
बराबर पालक को भी सूचना दी जाती है, पहले पालक को ही दी जाती है और फिर विद्यार्थी को बताया जाता है कि फिल्मी स्टाइल जो आजकल चली है कि इधर से एक साइड से बाल को पूरे कटवा दिए और बाकी सब पूरे बड़े रहते हैं, उसके लिए शुरू से मनाही की जा रही है कि चारों तरफ से एक जैसे बाल होना चाहिए, जिसको कई विद्यार्थी अनदेखा करते हैं, तो उसको कटिंग बना करके वापस स्कूल आने के लिए बोला गया था। बस इतना सा मुद्दा है। सर जैसे अभी वेरिफिकेशन के लिए यूरिया प्लस के लाभ ने आपको बोला है, तो क्या ये आपके पास ऊपर से आदेश नहीं है क्या? काहे के? जैसे बच्चों को अभी हम देखना चाहते हैं तो इसके नहीं, ये आपके नियम में नहीं? कटिंग, हाँ कटिंग मतलब कटिंग संस्था के नियम में आती है। वेरिफिकेशन वाली बात कर रहे हैं, वेरिफिकेशन के लिए जैसे अगर कोई उसमें शासन का कोई रोल नहीं है ना साहब। बाल पर स्कूल के बवाल की यह घटना खूब चर्चा में है, लेकिन स्कूल का पहला काम है अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देना। बालों के स्टाइल के आधार पर ना तो किसी छात्र की काबिलियत और संस्कार तय किए जा सकते हैं, ना ही उससे शिक्षा का अधिकार छीना जा सकता है। वैसे भी जब इस छात्र ने बाल कटवा ही लिए तो उसे बाल मुंडवाने का तुगलकी आदेश मनमानी से ज्यादा आखिर क्या है? प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18, सीहोर। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किशोर कुमार जैसे व्यक्तित्व ही कला और संस्कृति की समृद्ध बनाते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनकी यादों को हमेशा बनाए रखेंगे। मध्य प्रदेश सौभाग्यशाली है, हमें गर्व है ये कहते हुए कि एक तरफ जहां लता दीदी ने मध्य प्रदेश की पवित्र धरती पर जन्म लिया, वहीं खंडवा की इस धरती पर किशोर कुमार जी, सचमुच में कहते हुए मन आनंद से, प्रसन्नता से और गर्व से भर जाता है। दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। मुंबई में रहते हुए भी वो खंडवा को नहीं भूले, मातृभूमि को, अपनी माटी को कभी नहीं भूले। खंडवा में जन्म लेके उन्होंने पूरी दुनिया में इस माटी का नाम किया और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोग आज भी किशोर दा के दीवाने हैं। पहले किशोर कुमार अलंकरण समारोह भोपाल में होता था, तो फिर मुझे याद आ गया कि किशोर दा तो कहते थे खंडवा में बस जाएंगे, दूध जलेबी खाएंगे, तो भोपाल में काय को करें, खंडवा में करें। इसलिए खंडवा में अब ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं और इस अवसर पर मैं श्री अशोक मिश्रा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। विवेक भाई। खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।